VSR एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमने सामाजिक विज्ञान अध्ययन की एक श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 की पुस्तक अर्थशास्त्र के चतुर्थ अध्याय भारत में खाद्य सुरक्षा का अध्ययन करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो तुरंत सूचना आप तक पहुंच सके। प्रिय छात्र छात्राओं, खाद्य सुरक्षा क्या है? देखिए, जैसे सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कि हवा की ज़रूरत होती है। सांस लेने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? हवा की ज़रूरत होती है, और उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। उसी प्रकार जीवन जीने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? भोजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी यानी 2 वक्त का खाना खाने तक ही पर्याप्त नहीं कह सकते हैं। इसके 3 प्रमुख बिंदु हैं या आयाम हैं। नंबर 1, खाद्य उपलब्धता, यानी खाद्यान्न जो है उपलब्ध होना चाहिए। यानी खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होगा, आपके पास पैसा भी होगा और अन्य सुविधाएं भी होंगी, लेकिन खाद्यान्न ही उपलब्ध नहीं होगा तो आप कैसे भोजन की सुरक्षा कह सकते हैं, कैसे खाद्य सुरक्षा कह सकते हैं, नहीं कैसे भोजन करेंगे। दूसरा इसका आयाम है, दूसरा बिंदु है पहुंच, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति की पहुंच में होना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप रानीखेत अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, ठीक है। खाद्यान्न उपलब्ध है हमारे पास देश में, ठीक है, और लेकिन कहाँ उपलब्ध है? रुद्रपुर में उपलब्ध है। मान लीजिए 150 किलोमीटर में उपलब्ध है, दूरी पर उपलब्ध है, तो पहुंच नहीं है। पैसा है आपके पास, खाद्यान्न भी है, मतलब खरीद सकते हैं आप, सामर्थ्य है आपके पास, लेकिन दूरी बहुत होगी। तो नज़दीक से नज़दीक होना चाहिए, मतलब जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसके कम निकटतम केंद्र पर उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा इसका आयाम है सामर्थ्य। सामर्थ्य का अर्थ है खरीदने की शक्ति होनी, पावर होनी चाहिए, यानी कि उसके पास अर्थ होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। ये 3 बिंदु हैं। कौन कौन से हैं? एक तो खाद्य उपलब्ध होना चाहिए, कहाँ पर? निकटतम होना चाहिए, दूसरे अर्थ में तभी उसकी पहुंच में होना चाहिए, नहीं निकटतम होना चाहिए। तीसरी बात उसकी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वो खरीद सके। इससे पूर्व अध्याय में इस बात पे भी काफ़ी चर्चा हो गई। हमारी भारत सरकार ने कई तरह की ऐसी योजनाएं निकाली हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति तक भोजन उपलब्ध हो सके, पहुंच में हो और सामर्थ्य हो उसकी। प्रिय छात्र छात्राओं, अब बात आती है कि खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है। आपने देखा कि समाज में विभिन्न प्रकार वर्गों के लोग रहते हैं, जिसमें कुछ एकदम पूर्व अध्याय में हमने अध्ययन किया है कि खेतीहर मजदूर हैं, या शहरों में रिक्शा चालक, ठेड़ी, रेहड़ी, प्रतिदिन कार्य करने वाले अनियमित मजदूर हैं। गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है और अमीर वर्ग है। तो इसमें क्या है, गरीब वर्ग तो प्रभावित होता ही होता है, लेकिन जब कोई आपदा आती है तो उसमें मध्यम वर्ग भी, या जो ऊपर का ऊपरी वर्ग है जिसको अमीर वर्ग कह सकते हैं, वो भी प्रभावित होने की संभावना होती है। जैसे भूकंप आ गया किसी क्षेत्र विशेष में, सूखा आ गया, सूखा हो गया, बाढ़, सुनामी के कारण जब फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो इसलिए खाद्य सुरक्षा जरूरी है। जैसे 1943 में बंगाल में सूखा पड़ा, सूखा लंबे काल तक चला, तो वो अकाल की उसने शक्ल ले ली, और अब तक का भारत के इतिहास में सबसे भयंकर अकाल माना जाता है, जहां लाखों की संख्या में लोग भूखमरी से मरे। प्रिय छात्र छात्राओं, 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ मिस्टर अमर्त्य सेन द्वारा एक पहल की गई कि आधारित खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा ये बात जोड़ी गई। विश्व खाद्य सम्मेलन 1995 में भी ये घोषणा की गई कि व्यक्तिगत रूप से भी, पारिवारिक, क्षेत्रीय और ग्लोबल
यानी पूरी दुनिया में खाद्यान्न का कहीं संकट आता है तो पूरी दुनिया को हमें क्या करना चाहिए, मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। प्रिय छात्र छात्राओं, किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? जैसा कि अभी हमने बंगाल का एक उदाहरण दिया, अब हम बंगाल के उदाहरण को और विस्तृत कर लेते हैं। मान लीजिए वहाँ शुरुआत कहाँ से हुई थी? सूखा से शुरुआत हुई थी, लेकिन सूखा लंबा खिंच गया, लंबे समय तक वहाँ उत्पादन बंगाल में नहीं हो पाया। और पहले जो हमारे यहाँ पर औपनिवेशिक सरकार थी, यानी कि जो अंग्रेज़ों की सरकार थी, उसने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की थी कि जब ऐसी कोई स्थिति, आपातकाल स्थिति आएगी तो हम कहाँ से भोजन उपलब्ध करेंगे, ऐसी कोई उन्होंने व्यवस्था नहीं थी। खाद्यान्न की उपलब्धता कैसे होगी? धीरे धीरे लंबा काल बढ़ा और उसने अकाल की शक्ल ले ली। तो अब तक का मैंने अभी बताया कि सबसे भयानक आपदा यानी अकाल आया था, जिसमें लाखों की संख्या में लोग भूख से दम तोड़े थे। प्रिय छात्र छात्राओं, इनमें जो मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा किनकी थी? खेतीहर मजदूरों की थी, मछुआरों की थी, परिवहन कर्मियों की थी, या अन्य अनियमित मजदूरों की थी। अनियमित मजदूरों पर इससे पूर्व वीडियो में काफ़ी चर्चा हुई है, यानी कि जिसको नियमित रोजगार नहीं मिलता है, उन लोगों को ये समस्या उत्पन्न हुई थी। प्रिय छात्र छात्राओं, आगे देखते हैं। भारत में बंगाल जैसी स्थिति अब दोबारा नहीं आई, दोबारा कभी अकाल नहीं आया, लेकिन ये एक चिंता का विषय है। आज भी उड़ीसा में हमारे देश का एक राज्य है उड़ीसा, वहाँ कालाहांडी तथा काशीपुर जैसे स्थान जहाँ अकाल जैसी दशाएं अनेक बार आ चुकी हैं, और कई बार हमें मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त होती है कि वहाँ भूख से लोगों ने दम तोड़ा है। ऐसे ही राजस्थान के बारन जिले में भी ऐसी सूचना आई, और झारखंड के पलामू जिले में भी ऐसी सूचनाएं आई हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, अब हम देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा असुरक्षित कौन है? यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है। बड़ा वर्ग, क्योंकि हमने इससे पूर्व अध्याय में देखा है कि हमारे यहाँ पर लगभग 25% आबादी जो है गरीबी रेखा के नीचे है, कुछ मध्यम वर्ग है। तो जो गरीबी रेखा के नीचे है वो तो है ही असुरक्षित पूरी तरह से, मध्यम वर्ग भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में असुरक्षित। जो मध्यम वर्ग में जो निचला वर्ग है, जो कम आय वाला वर्ग है, वो भी असुरक्षित होता है। इसमें मुख्य रूप से देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो भूमिहीन कृषि मजदूर जिनका अनियमित रोजगार होता है, ठीक है, या बहुत कम भूमि वाले जिनके पास बहुत कम मात्रा में भूमि है, वो वर्ग। शहरों की अगर ओर हम जाए तो जो रिक्शा चालक हैं, डेली ठेली लगाने वाले हैं, घरों में काम करने वाले, भवन निर्माण में काम करने वाले मजदूर, अनियमित मजदूर, ये सब असुरक्षित हैं। इसके साथ ही जो दिव्यांग वर्ग है, दिव्यांग मतलब जो शारीरिक रूप से अक्षम है, दिव्यांग वर्ग हो गया, विधवा हो गए या बुजुर्ग हो गए, ये सब असुरक्षित वर्ग में आता है, यानी खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा असुरक्षित होते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, एक कहानी के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। रामू की कहानी है। रामू रायपुर गांव के कृषि क्षेत्र में एक अनियमित मजदूर है। रामू जो है, रायपुर का एक गांव है, रायपुर गांव है, उसमें कृषि क्षेत्र में अनियमित मजदूर है। अनियमित मजदूर का अर्थ है कि उसे कभी रोजगार मिलता है और कभी रोजगार नहीं मिलता है। उसका बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है, वह भी गांव के सरपंच किसके यहाँ, सत्यपाल के यहाँ कार्य करता है। उसका कार्य है पशुओं की देखभाल करना। इस काम के लिए सिर्फ उसे 1000 रुपये मिलते हैं। रामू के 3 और बेटे और बेटियां हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे घर में ही रहते हैं। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई और गोबर हटाने का कार्य करती है। उसके बदले उसको करीब आधा लीटर दूध
और कुछ दूध सब्जियां तथा पका हुआ खाना मिल जाता है। यानी कि रामू के परिवार में 3 लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके जो कार्य है अनियमित है, नियमित नहीं है, और दूसरा कार्य के बदले बहुत कम मजदूरी दी जा रही है। तो ऐसा वर्ग जब ऐसी कोई आपदा आती है तो सबसे ज़्यादा असुरक्षित होता है, खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा असुरक्षित होता है, क्योंकि एक तो उनका अनियमित रोजगार होता है और वो प्रतिदिन भी असुरक्षित है, क्योंकि केवल 2 जून की रोटी खाना यानी कि 2 समय का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। जो पर्याप्त कैलोरी के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, उस कैलोरी के आधार पर इस परिवार को भोजन नहीं मिल पा रहा है। प्रिय छात्र छात्राओं, वीडियो लंबी हो जाती है। आज हम इस अध्याय की यहीं तक अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में बताई गई विषय वस्तु को समझने में यदि आपको कहीं कोई कठिनाई आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9759223819। प्रिय छात्र छात्राओं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, और यदि आपको इस वीडियो से लाभ प्राप्त होता है तो अन्य छात्र छात्राओं को भी इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सके। सदैव अपने माता पिता की सेवा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।